बाला साहब ठाकरे के अंतिम दर्शन के लिए पूरे देश से सभी राजनीतिक दलों के नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, पर शिवसेना की सबसे नजदीकी पार्टी बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज आप यहाँ पहुंची हैं, किस प्रकार से यादें जो है वो उजागर हो रही है बाला साहब को लेकर? मैं बहुत शोक में हूँ। जब आदमी शोक में होता है तो बहुत बोला नहीं जाता उससे, क्योंकि गला रुंधता है। लेकिन यहाँ आकर जो दृश्य देख रही हूँ, ये उमड़ा हुआ जन सैलाब बाला साहब की लोकप्रियता की जीवित कहानी कह रहा है। बाला साहब बहुत लोकप्रिय हैं, ये तो हम सब जानते थे, लेकिन कहते हैं कि असली लोकप्रियता का परिचय आपके मरने के बाद होता है। केवल महाराष्ट्र ही अकेले शोकाकुल नहीं है। हर वो व्यक्ति जो राजनीति में सच्चाई पसंद करता है और ये चाहता है कि जो भी राजनेता सोच रहा है वो कम से कम उसे बोलने की हिम्मत रखे, एक ऐसा साहसी व्यक्तित्व आज चला गया। और इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि लोग केवल आए नहीं हैं, उनकी पीड़ा, मानसिक पीड़ा उनके चेहरों पर दिखाई दे रही है। आई हूं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। पहले दिन मैंने कहा था शेर नहीं रहा, पहुंचने के बाद उसका एहसास और ज्यादा हो रहा है। उनकी कमी भारतीय राजनीति में तो खलेगी ही, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी वो एक ऐसी खलिश छोड़ गए हैं जो कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि इतने महान व्यक्तित्व के पास बैठकर घंटों बात करना और उनसे उमड़ उमड़ कर स्नेह का मिलना, ये मेरी स्मृतियों में बसा हुआ है। अब ये स्मृतियां ही सहारा बनेंगी उनके लिए। जब आपकी मुलाकात हुई थी बीच के दिनों, जब आप मुंबई आई थी उस वक्त, उसके बाद बाला साहब ने कहा था कि सुषमा स्वराज एक ऐसी व्यक्ति है जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकती थी। उसके बाद कभी मुलाकात, कुछ बात हो पाई आपकी कभी? उसके बाद मेरा मिलना नहीं हुआ उनसे। उनकी मुलाकात छपी थी सामना में, लेकिन उसके बाद फ़ोन पर भी बात नहीं हुई कभी उनसे। सुषमा जी, कोई ऐसी याद जो आपको उन दिनों में याद हो जब एनडीए की सरकार थी और बाला साहब से कोई मौका मिला हो बात करने का, और किसी बड़े फैसले को लेकर जो कि देश को लेकर किया गया हो, ऐसे फैसले में कोई एक ऐसी प्रतिक्रिया जो बाला साहब की तरफ से आपने सुनी हो, देखी हो? जी हाँ, बहुत बातें हैं। लेकिन जिस समय पोखरण हुआ था, उस समय जो एक स्वाभिमान का भाव उनके मन में जागा था, और जब कारगिल घटा उसके बाद जब मैं उनसे मिली थी, तो दोनों बार उनके चेहरे पर एक बहुत संतोष का भाव था। कहते हैं कि सरकारें जिन चीज़ों के लिए जानी जाती हैं, वो कहते थे कि सड़क तो हर कोई बनाता है, कोई कम कोई ज़्यादा, रेल मार्ग भी हर कोई बनाता है, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें जिनके लिए सरकारें पहचानी जाएं। ये दो ऐसे फैसले थे, कारगिल की विजय और पोखरण का विस्फोट, जिससे उन्हें लगता था ये सरकार औरों से अलग है। जी, कई बार ऐसा भी हुआ कि गठबंधन के 25 साल से साथी थे, कभी नाराज भी हुए, पर कभी गठबंधन से दूर जाने की बात उन्होंने नहीं की। तो उस सहयोगी को आप किस प्रकार से देखती है, गठबंधन के उस एक अधिकारी को? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नाराज़ हुए, बल्कि मैं वहाँ भी ये कहूँगी कि उन्हें अलग फैसला लेने का भी साहस उनमें था, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण आया जब प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी। एनडीए ने उनके विरोध में भैरों सिंह शेखावत जी को खड़ा किया। भैरों सिंह जी से उनका बहुत निकट का परिचय था, दोस्ताना संबंध थे, वो एनडीए के बहुत विश्वसनीय घटक दल थे। तो भी मराठी अस्मिता के लिए उन्होंने फैसला किया प्रतिभा जी के पक्ष में वोट करने का, तो उसको छिपा के नहीं रखा, उसके बारे में दुविधा व्यक्त नहीं की। उन्होंने साफ कहा, मराठी मानुस के नाते हम प्रतिभा जी को वोट करेंगे। लेकिन साफ कहने के कारण एनडीए में दरार नहीं आई, उसके तुरंत बाद दूसरे निर्णय हुए, उसमें वो शामिल हुए। तो यही जो बात मैंने आपसे कही सबसे पहले, कि जो सोचना वो कहना और उस पर डटे रहना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपके बिल्कुल साथ सहयोगी दूसरा फैसला कर रहे हैं और आप उनके विरोध में फैसला कर रहे हैं,
और वो भी उस व्यक्ति के विरोध में फैसला कर रहे हैं जिससे वर्षों का आपका मित्रता का संबंध है। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपने पार्टी बनाई और आप खड़े रहे, जब उन दोनों के बीच में एक टकराहट पैदा हुई तो भी उन्होंने कहा कि मैं मराठी मानुस के कारण से प्रतिभा जी को वोट करूंगा। लेकिन कहीं गठबंधन में दरार नहीं आई क्योंकि जो सच था वो सामने था। जी सुषमा जी, धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से आपने जो चर्चा की और जो यादें हैं वो हमारे साथ उजागर की इसलिए।